अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद देश के आज बरोज़ जुम्मा 22 अगस्त तकरीबन 9 बजे के दरमियान एक बड़े मियाँ साइकिल पे हारून अंसारी अस्पताल के पास गिर गए और इनका इंतकाल हो गया है। कुछ लोगों ने इनको सिविल अस्पताल में एडमिट कराया है। अगर ये बड़े मियाँ को आप जानते या पहचानते हैं या इनके घर वालों को पहचानते हैं तो इनके घर वालों को ढूंढने में हमारी मदद करिए, और अगर मिल जाते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर हमारे सोशल वर्करों से कांटेक्ट करिए। आरिफ खान साहब, सलीम भाई रिक्शा वाले, शकील तैराक साहब या मालेगांव सिविल से कांटेक्ट करिए। जलसे का मकसद ये नहीं है कि आप आए और मेलों की तरह और तमाशों की तरह और दुनिया की तकरीबात की तरह शरीक हो जाएं और फिर यहाँ से वापस चले जाएं। जलसों का हरगिज ये मकसद नहीं है। जलसों को खेल तमाशा न बनाइए, जलसों को मकसदी बनाइए। जलसों से एक पैगाम लेकर जाइए अपने आप को बदलने का, और अपने दिल में अल्लाह की खशियत और डर का तोहफा लेकर यहाँ से रुखसत होइए, तब आपका आना वसूल होगा। मास्टरमाइंड है स्कूल घोटाले में। अब देखिए कैसा है, कोई आदमी किसी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर सकता है। यही वकील है जिन्होंने लोकमान्य हाई स्कूल में बोले कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लोग झूठे तकरार करते हैं। वकील के पास जो काम आता है उसको नुइये से बोलते हैं वो, वरना वो लोकमान्य हाई स्कूल की उन लोग पैरवी कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसे मतलब वहाँ ऐसा बताया गया है कि सब कागजात बराबर है, कोई गलती नहीं है बोले। वहाँ क्यों नहीं कबूलते हैं अपनी गलती? फिर वो वहाँ पे भी नवीद का नाम है और लोगों का नाम है। तो ये नवीद अख्तर से कुछ लोगों को आपसी चपकलिश है बहुत पुरानी। इससे पहले भी उनके ऊपर उन्होंने बंदूक बताई, उनके ऊपर ऐसा गुनाह दर्ज किया गया था, उनके ऊपर एक जीवन है और कोई एक दो लोगों के ऊपर। बाद में पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बोला कि मेरी गलतफहमी हो गई थी और गलतफहमी में मैंने तकरार दिया, तो अदालत तो उसने चार्जशीट भी नहीं भेजी, सी समरी कहते हैं। इसके बाद में सिटीज़न के ऊपर भी जब डॉक्टर मंजूर के ऊपर उनकी बीवी के ऊपर ऑफिस रजिस्टर हुआ था, जब भी नवीद का और एक शादाब कलर का उनका नाम लिया गया था, उसमें भी पुलिस ने तफ्तीश की और नवीद अख्तर को और शादाब का इनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो 169 की पुलिस। अब जाहिर है कि ये 3 इंस्टीट्यूट में उनका नाम डाला गया और ये बता रहे कि ये मास्टरमाइंड। क्या मास्टरमाइंड किए उन्होंने? अगर ये मास्टरमाइंड आए तो फिर पुलिस ने सबसे पहले एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर को पहला मुलज़िम बनाना चाहिए था। उन्होंने कैसे ये सब अप्रूवल दिए हैं, पास किए हैं, और तमाम अप्रूवल इसमें से कहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर आए हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर आने की वजह से वो अप्रूवल दिए गए हैं और एकदम शफाफ मामला, लेकिन कुछ भी इल्ज़ामात लगा के बताया जा रहा है और वो नवीद अख्तर को अटकाने की कोशिश की जा रही है। उसकी अपनी कुछ ज़ाती चपकली को टीचरों से, उसका अपना एक गुफरान मास्टर है यहाँ की गेस्ट स्टार टेलर, उनसे भी है, वो भी इसके पीछे सरगना है। और भी कई लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम है ऐसे एक्टिविटीज़ की। अब देवरे बोल के एक शख्स है, उसका क्या ताल्लुक मुस्लिम स्कूलों से? इन्होंने शिकायत की है, अखबार वाले जो शिकायत की है, तो नवीद अख्तर ने जावेद साहब को 50 लाख रुपये हर्जाना मांगे थे। उन्होंने कोई वीडियो दिए तो उसमें बताया गया था कि शाम का दिन डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस में गए और कुछ फाइल बता के दस्तखत लिए, तो इल्ज़ाम लगाए कि भाई एजेंट का काम करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने 50 लाख की नोटिस दिए। नोटिस देने की वजह से जावेद शाह को बुरा लगा और उन्होंने तकरार शुरू कर दी। और आजकल आपके मीडिया वाले ऐसे कुछ भी हवा बना देते हैं, जो सुनते हैं कोई वो साबित नहीं है। एजेंट है तो साबित होंगे और फिर देखा जाएगा, लेकिन महज बोल देना किसी लिए भी एजेंट है ये काफ़ी नहीं है। लेकिन चूँकि आपसी चपकलिश से उसको अटकाया गया और वो बदकिस्मती से उनके एक भाई मालेगांव स्कूल में सर्विस करते हैं, एक सुविस हाई स्कूल में बैंड सर्विस करते हैं, जो बहुत दिनों से सर्विस करते आ रहे हैं। तो अब ये एजेंट होने की वजह से उन्होंने अपने भाई बहन को लगा दिया, ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब वो इंटरव्यू पैनल रहता है, इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू होने के बाद में होता है। अगर कुछ फरमाइश भी होंगी तो वो एम्प्लॉय में और मैनेजमेंट में राज़ी खुशी से दिए हैं, उसका क्या ताल्लुक? अभी आप देखिए ये 64 नंबर अपने ये जो अभी जन्म दाखिले में चल रहे, इसमें तहसीलदार को अटकाए गए, तहसीलदार की कॉन्फ्रेंसी है, तहसीलदार की बीवी के नाम पे पैसे गए तो उसको भी एक्यूज बना दिया गया है। तो पुलिस तफ्तीश में जो आता है अपने हिसाब से करती है, सही है गलत है, जब ट्रायल चलता है, केस चलता है, जब फैसला होता है। इस तरह नवीद के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एजेंट है। क्या एजेंसी की है? किसी का जवाब है? किसी टीचर ने जवाब नहीं दिया कि ये मेरे एजेंट थे, इन्होंने पैसा लिया और मेरा अप्रूवल ला के दिए।
किसी स्कूल वाले ने जवाब नहीं दिया। हालांकि सुविधा हाई स्कूल वाले के तमाम टीचरों का जवाब लिया गया, मालेगांव हाई स्कूल के तमाम टीचरों का जवाब लिए पुलिस ने। दोनों क्राइम में किसी ने भी नहीं कहा कि वो नवीद अख्तर को पहचानते हैं और नवीद अख्तर को हमने अप्रूवल लाने के पैसे दिए, या किसी मैनेजमेंट ने भी ऐसे नहीं कहा कि हमने इनसे काम करवाया और इनको उसका मेहनताना भी दिए हैं। ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और पुलिस कोई भी चीज़ का हवा बनाती है। और बदकिस्मती से मालेगांव में पहले 12 नवंबर का मसला, फिर जन्म दाखिले का मसला, कभी लॉ जिहाद, बीच में लैंड जिहाद, अब ये स्कूल जिहाद पैदा हो गया है। ये एक तरह का मालेगांव के स्कूलों को, ख़ासतौर पे माइनॉरिटी स्कूलों को भी बदनाम किया जा रहा है। कुछ आपसी चपकलिश भी है, किधर का बदला आदमी किधर निकालता है, इसलिए वो शिकायतें हो रही हैं। कुछ दिनों में जब फैसला आएगा, केस चलेगी, मौका मिले तो दूध का दूध पानी का पानी इंशाल्लाह हो जाएगा और तमाम इल्ज़ाम दूर हो जाएंगे। आज सभी सिर्फ मुश्तबा है। नवीद मास्टर माइंड नहीं है तो कैसे हर स्कूल के मामले में उनका नाम क्यों आ रहा है? फायर में आ चुका है, अभी तक क्यों नहीं? ये तो उनसे पूछना चाहिए आपको, फिरियादी से भी कैसा नाम आ रहा है उनका। अलग अलग केसेस रजिस्टर किए हैं और ये सिर्फ यहीं के क्यों किए। मराठी स्कूल में कितने लफड़े, उसकी कोई वो नहीं आई आजकल। लोकमान्य स्कूल के खिलाफ आया, उसकी कोई तशरीह नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई। सिर्फ ये क्यों आ रही मुस्लिम? इसमें भी आपसी रंजिशें हैं। अब 88 हाई स्कूल के बारे में हमने सुना, वहाँ के कुछ टीचर के बारे में कि अभी तक ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। ये तमाम अफवाहें हैं जो बोली जाती हैं। और ये देखिए आप, ये मुद्दसिर जो है 2014 में लगा, आज 25 में, 14 साल तक ये आदमी क्या सो रहा था? अगर इसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म हुआ, 12 में टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए या 13 में हुए समझ लीजिए, तो 13 से आज 15 साल हो गए भाई मेरे। तो 15 साल तक ये सो रहे थे। 15 साल तक क्या हो गए थे? अन्ना हज़ारे के जैसे सो गए थे कि ये एक आधी निकालते हैं और बाद में सो जाते हैं। हाँ, कांग्रेस को हुकूमत के गिराना तो पैदा हो जाते, जैसे बीजेपी हुकूमत आ जाती तो 12 साल तक सो जाते हैं। तो ऐसा ये सोए हुए थे क्या फिरियादी? इनके ऊपर आज ही जुल्म हुआ क्या अचानक? ये आज ही ख्वाब में से जागे? 14 साल से क्या कर रहे थे? ये तमाम चीज़ें हमने अदालत को बताई हैं। अब देखती है इंशाल्लाह अदालत दोनों तरफ के, दोनों फ़र्क़ें की जिरा सुनने के बाद और तमाम कागजात देखने के बाद में जो अदालत को समझेगा वो हिसाब से इंशाल्लाह ऑर्डर होगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद है। देखिए, आज सिर्फ स्विस स्कूल का मामला नहीं था, आज सरदार प्राइमरी स्कूल के एतबार से भी हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट पेश किया। स्विस स्कूल और सरदार प्राइमरी स्कूल, ये दोनों मामलों में मैं फरियादी की तरफ से हमने पैरवी की है। आज 3 बेल एप्लीकेशंस फाइल किए गए थे। बेल एप्लीकेशन नंबर 667/2025, 668 एंड 727/2025। तो इसमें जो 667 और 668 जो था, ये स्विस स्कूल के एतबार से था, और 723 जो था वो सरदार स्कूल के एतबार से था। 67 में 667 में शफीक अहमद, जमील अहमद, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, नफीस अहमद और उस्मान गनी, ये 4 लोगों का स्पेशल बेल एप्लीकेशन था। और 668 के अंदर नवीद अख्तर सगीर अहमद का एक स्पेशल बेल एप्लीकेशन आज कोर्ट में दाखिल किया था। CR नंबर FIR नंबर 95/2025 जो 9/7/2025 को दाखिल हुई थी, उसमें कंटेंशन ऐसा था कि ये सब एप्लीकेंट्स लोगों ने मुदस्सिर अहमद और दिलदार हुसैन, ये दोनों के साथ फसौनुक की। मुदस्सिर अहमद की जो अपॉइंटमेंट थी वो 17/6/2013 की थी और दिलदार हुसैन की थी वो 16/6/2014 की अपॉइंटमेंट थी। इस डेट से लेकर तो 23/2023 तक उनको एक पैसा भी उनके अकाउंट में एज ए सैलरी नहीं आया। फिर सितंबर 2024 से 100% उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमाउंट आना स्टार्ट होता है। और जैसे यही बात की उनको खबर होती है कि इतने दिन से पैसा नहीं, अभी अचानक से आने लगा और बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी अथॉरिटी लेटर के, तो उनको डाउट होने की बुनियाद पे वो इसकी मालूमात लेते हैं। तो पता चलता है कि TET एक सर्टिफिकेट होता है, एक एलिजिबिलिटी, एक पात्रता, एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट ना कंडक्ट करके उसमें डेट में फेरफार करके एक झूठा एप्लीकेशन बना के बिना अनुदान के तत्व के ऊपर लोगों की नियुक्ति करके, लोगों का अपॉइंटमेंट करके कहीं करोड़ों रुपए का अपहार किया गया है। 25/5/2025 को स्टेटमेंट दिया जाता है मुदस्सिर और दिलदार हुसैन की जानिब से पुलिस स्टेशन में
पुलिस इसकी पूरी डिटेल में चौकसी करती है, इसकी डिटेल में स्क्रूटिनी करती है, और जब पुलिसों को इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ये लोगों ने इसमें फ्रॉड किया है, कॉन्कॉक्टेड, मैनिपुलेटेड, फॉर्ज और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर, तो पुलिस ये लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दायर करती है, जिसमें इनिशियली 5 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। हमने कोर्ट में पैरवी करते हुए कोर्ट के सामने ये बात रखी कि सबसे पहली चीज़ ये देखी जाए कि जो शिक्षण योग्यता पात्रता का एक जो टेस्ट होता है उसके एप्लीकेशन की डेट क्या थी। जो डेट 16/6/2013 थी उसको उन्होंने 1 दिसंबर 2012 में टेम्परिंग करके डेट चेंज की है। उसी के साथ साथ जो नवीद अख्तर सगीर अहमद है उसका इसमें रोल बहुत अहम है और ये इस सब मामले का मास्टरमाइंड है। नवीद अख्तर सगीर अहमद के खिलाफ इसके अलावा भी 5 एफआईआर दाखिल हुई है, चाहे वो फिर बड़े मालेगांव में हुई हो, स्विस हो या फिर सरदार हाई स्कूल में हो, सरदार प्राइमरी स्कूल में हो। ये 3 एफआईआर के बावजूद भी बड़ी मालेगांव के एतबार से इनका बेल रिजेक्ट हुआ है 12 अगस्त 2025 को। मुदस्सिर अहमद और जो उनके साथी जो दिलदार हुसैन है, इनका यही कंटेंशन था कि इतने दिनों से हमको पेमेंट नहीं आया और अभी पेमेंट आने की वजह से हम लोगों को बिना किसी लेटर के, बिना कॉन्फिडेंस में लिए और बाकी टीचर्स का भी कोई जिक्र ना करके ये सारी चीज़ों का खुलासा क्यों नहीं किया गया। टोटल 19 टीचरों का नाम आता है, उनके लेटर के अंदर डेट अलग होती है और उनके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर डिफरेंट डेट होती है। ये एक सीरियस डाउट क्रिएट करता है। हमने कोर्ट को बताया कि 23 जुलाई 2025 को माननीय उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के अंदर एक रीट पिटीशन दायर होती है 8849885088608996 के अंतर्गत कोर्ट फैसला सुनाती है कि कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9 में कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। अब ये रीट पिटीशन दाखिल करने के पीछे का मतलब और मकसद ये रहा है कि एटीटी हो, बड़ी मालेगांव हो या स्विस स्कूल हो, इन्होंने एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में कि एक थर्ड पर्सन, चाहे वो पत्रकार हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, ये किसी भी तरह की एफआईआर ये स्कूल के पर्सनल पर, चाहे वो चेयरमैन हो, टीचर हो या फिर उनके क्लर्क हो, उन पर दाखिल करके उनकी हैरेसमेंट नहीं कर सकता। पर हाईकोर्ट उनकी बात ना मानकर उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए और एटीएस को अपॉइंट करने के लिए एक वेरिफिकेशन और एक एफिडेविट की सुनवाई करती है और 2 वीक के अंदर 10 जुलाई 2025 को माननीय प्रधान सचिव इसके अंदर एक लेटर देकर ये बताता है कि इसमें अभी डिटेल में चौकसी होगी और 19/7/2025 को इसकी डिटेल तफ्तीश होकर ये वेरिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और नवीद अख्तर सगीर अहमद की जानिब से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि इसने बहुत बड़ा पैसों का अपार यानी मिस अप्रोप्रिएशन करके बहुत बड़ी अमाउंट को साइफन किया हुआ है। ये बात हुई 667-668 की। अब आते हैं 723 जो सरदार प्राइमरी स्कूल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन के कमेंसुरेट में जो सरदार प्राइमरी स्कूल है, इसके अंदर नवीद अख्तर सगीर अहमद प्राइमरी और पहले इसके अंदर आरोपी नहीं थे। इनको आरोपी नंबर 7 बनाया जाता है बाद में, वो इस वजह से कि अगर आप से का प्यारा नंबर 7 पढ़ेंगे जो पुलिस ने दायर किया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नवीद अख्तर ने एक आयशा सिद्दीका नाम की औरत से 2 लाख रुपए लेकर उनको ऐसा झांसा दिया कि हम आपको स्कूल में आपका जॉब दिलवाएंगे, वो भी ग्रांट की बेसिस पर। और उसी के साथ साथ एक सऊद अहमद नाम के बंदे से 50,000 रुपये लिए कि मैं भी तुझे स्कूल में शिक्षक बोल के तेरी भर्ती करवाऊंगा, तेरा मैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट करवाऊंगा। ये 2 चीज़ों की बुनियाद के ऊपर तो आरोपी बनते ही थे। पर अगर आप प्यारा नंबर 4 देखेंगे तो सरदार प्राइमरी स्कूल के जो चेयरमैन है डॉक्टर मंसूर हसन अयूबी, इन्होंने क्लियरली कहा अपने स्टेटमेंट में, जब उन्होंने पुलिसों के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि जो नवीद अख्तर है उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए लिए, बिना अनुदान की 3 टुकड़ियों को 21 टुकड़ियों में कन्वर्ट करके और 7 शिक्षकों को अनुदान तत्व पे टीचिंग में लगाकर उनसे बिना अनुदान उन्होंने काम करवाया। अभी ये एफआईआर होगी 87/2025। ये एफआईआर की नौयत कुछ ऐसी है कि मंसूर हसन अयूबी और उनके साथ जितने भी एक्यूज हैं उन्होंने संगनमत करके जावक क्रमांक 853/2012
दिनांक 23 दिसंबर 2012 को उसमें फेरफार करके 3 टुकड़ियों को 31 टुकड़ियों में तब्दील किया और 7 शिक्षकों की फसवनूक करके 2.5 करोड़ रुपए का अपहार किया है। 2.5 करोड़ का अपहार किया है, इसलिए सब लोग आरोपी बने हैं उसमें। और अगर नवीद अख्तर सगीर अहमद का इसमें रोल देखा जाए, चाहे फिर वो स्वीट स्कूल का मामला हो या फिर सरदार प्राइमरी स्कूल का, उसके अंदर मेन आरोपी और मेन मास्टरमाइंड जो है वो नवीद अख्तर सगीर अहमद मालूम होते हैं। ऐसा प्रोसिक्यूशन का भी कहना है और उन्हीं के साथ साथ हमारा भी कहना है। और FIR नंबर 87/25 का जो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, उसका चार्ज जो है अभी इकोनॉमिक विंग को दिया गया है, EOW को ट्रांसफ़र किया गया है और इसके अंदर कुछ सेक्शंस भी बढ़े हैं। तो ये मामले की नौयत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसमें बहुत करोड़ों अरबों रुपए का हेरफेर हुआ है और साथ ही साथ 6,71,83,308 रुपए का फेरफार जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवीद अख्तर की जानिब से हुआ है, ऐसा बताया गया है। तो हमारी सब बातों को कोर्ट ने रिकॉर्ड पे लिया। हमने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ दायर किए। इसी के साथ साथ हमने एक केस लॉ दायर किया 17/2025 का, जिसमें औरंगाबाद बेंच ने ये कंसिडर किया है कि अगर नीचे के कोर्ट में ऐसे आरोपियों का बेल होता है तो हाई कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट किया जा सकता है। उन्हीं पॉइंट को आज हमने मेंशन करते हुए और उन्हीं पॉइंट को त्रिभुवन साहब के कोर्ट ने कंसिडर करते हुए 12 अगस्त 2025 को नवीद अख्तर सगीर अहमद का बड़ी मालेगांव स्कूल के एतबार से बेल रिजेक्ट किया है। और उसी तरह के हमने कई केस लॉ, साइटेशंस, रूलिंग, जजमेंट, ऑर्डर कोर्ट में पेश किए और हमने एफिडेविट के 250 पेजेस का कंपाइलेशन भी कोर्ट में पेश किया। तो आज आर्गूमेंट सुनते हुए मंडे के रोज़ ये मामले की सुनवाई पर ऑर्डर के लिए मामला रिजर्व रखा हुआ है। आज शिक्षण मंत्री दादाजी भूसे साहब से एक निवेदन मैंने दिया हूं और ये डिमांड किया हूं, मुतालबा किया हूं कि अभी 10वीं का रिज़ल्ट लगा और कई बच्चियां, कई लड़कियां, कई लड़के जो साइंस में जाना चाहते, एडमिशन लेना चाहते 11वीं 12वीं, तो राउंड चल रहा है। गवर्नमेंट की एक धोरण, एक पॉलिसी बनी है कि प्राइवेटी जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, मेरिट की बुनियाद के ऊपर राउंड चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। तो 5 राउंड मुकम्मल हो गए और अभी मालूमात जो मिली है कि 6ठा राउंड भी डिक्लेयर हुआ है। लेकिन 6ठा राउंड के बाद भी अगर जो बच्चे का अगर परसेंटेज कम है 10वीं में, तो उनको साइंस में इंटरेस्ट है, यानी किसी को डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियर बनना है, तो वो वंचित ना रह जाए, महरूम ना रह जाए, उनको एडमिशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके की मैंने डिमांड दिया हूँ। दादा भूसे साहब ने कहा कि 6ठे राउंड के बाद में जहाँ पर भी दूसरी स्कूलों के अंदर अगर सीट खाली रहेगी तो वहाँ के जो बच्चों को इंटरेस्ट है तो वहाँ भरा जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर साइंस में अगर कोई जगह कम पड़ गई, अगर वो बच्चे वंचित रह जाते, महरूम रह जाते, तो उनके लिए एक लाएमल तैयार किया जाएगा। इस तरीके का यकीन दादा भूसे साहब ने मुझको अभी दिया है। और मैं अपील करता हूँ मालेगांव शहर के तमाम ही लड़कियाँ, लड़के जो साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं कि आप राउंड में जाइए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी ऑफिस के ऊपर रब्ता करिए, आपका LC, आपका मोबाइल नंबर लिख कर दीजिए, ताकि कोशिश हम लोग करेंगे, ज़रूर आप लोगों के लिए कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को साइंस में मालेगांव शहर में कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाए। इसकी मुकम्मल कोशिश हम लोग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। आज 21 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात सुबह 5:30 बजे मैं बड़ा कब्रिस्तान आया। ये कब्रिस्तान मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं इसलिए आया कि मैंने अपने दोस्तों, साथियों से जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार हैं उनसे दरख्वास्त की थी कि अगर आप लोग सच्चे हैं तो जुमेरात में सुबह फजर के बाद तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ पर 5 हज़रात के दरमियान सत्य और झूठ का जो है खुलासा करेंगे। लेकिन तकरीबन 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस स्टाफ मालेगांव के वो जिम्मेदारान जो अभी भी
मुतवाज़ी बॉडी के लिए चुने गए हैं, जो 11 लोग हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर तशरीफ नहीं ला सका। मैंने उनको दरख्वास्त की थी कि भाई यहाँ आए और अगर आप लोग सच्चे हैं तो यहाँ आकर के बयान दें। और अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये बयान दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 30 जुलाई बरोज़, दिन याद नहीं आ रहा मुझे, 30 जुलाई शायद बरोज़ बुध था और 2 अगस्त बरोज़ शरीफ था। इन 2 दिनों में हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस मालेगांव, स्टाफ मालेगांव की मीटिंग हुई, इंतखाबी मीटिंग हुई और उसमें ये कहा गया मेंबरान को ये कहा गया कि पैरेलल बॉडी बनाना है, मुतवाज़ी बॉडी बनाना है। और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर जनाब फिरोज़ अहमद अंसारी साहब से हम लोग इजाज़त लेकर आए हैं कि आप बना सकते हो। इसलिए सब लोग खामोश रहे मीटिंग में और इन्होंने मनमाने तरीके से 11 आदमियों को चुनाव किया और इसका मकसद ये था कि जो बुनकर भवन बन रहा है स्कूल नंबर 1 के कंपाउंड में, उस पर ताहयात इनका कब्जा रहे। इस बात की मैं मजम्मत करता हूँ और मैंने अखबार में बयान दिया था कि ये एक गलत रविश है और इससे पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस कमज़ोर होगी। लेकिन मेरे मुखालफिन ने दूसरे दिन जो है इसी अखबार में मजम्मत शाये करवाई और मुझे झूठा करार दिया था कि ये झूठा है और बहुत सारी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इसलिए मैं मजबूर होकर ये चैलेंज दिया था कि भाई कब्रिस्तान के सदर दरवाजे पर आ जाओ और झूठ और सच का फैसला कर लो। तो मैं मालेगांव शहर के तमाम जिम्मेदारान से, मोमिन बिरादरी के तमाम बड़े छोटे लोगों से, नौजवानों से और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को, इस क्लिप को देखें और सच और झूठ का खुलासा कर लें। ऐसी मेरी दरख्वास्त है। इन्हीं कलमात के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग का दिल साफ हो गया होगा कि मैं सच्चा हूँ और जमीन क्रांति एंड ग्रुप के जो लोग हैं वो सरासर झूठे और दगाबाज दरोगो है। मैं हूँ तकरीबन 5:15 बजे से और यहाँ पर जो वक्त है वो 6:30 बज रहा है, 1 मिनट कम है। इंशाल्लाह गाड़ी निकालते हो जाएगा। मैंने 6:30 तक का टाइम दिया था। जो है लोग जो है अपनी बात, कल भिवंडी भी जा रहा हूँ मैं, अपने कौमी सदर के सामने मैं अपनी बात रखूँगा, अपनी फरियाद रखूँगा और मेरा काम फरियाद करना है। सुनने वाले हमारे बड़े हैं।